हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स न्यू वे, आपको पता ही है। एंड आई होप आपको मेरी सारी वीडियोस पसंद आ रही है और आप मेरी सारी वीडियोस रेगुलर देख रहे हो। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपका कोर्स पूरा कंप्लीट करूंगी पेपरों से पहले, तो मैं कंप्लीट करूंगी। सो लास्ट क्लास में हमने अपना जॉब कॉस्टिंग पढ़ा था, जिसके अंदर हमने फॉर्मेट्स देखे थे कि कैसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। उसमें पहले डायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं, देन वेजेस होते हैं, इन दोनों को ऐड ऑन करके हमारा निकलता है प्राइम कॉस्ट। फिर उसमें अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो हमारा वर्क कॉस्ट निकलती है। एंड देन उसमें अगर हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हमारा सेलिंग निकल जाता है, या फिर लॉस माइनस करते हैं तो हमारा सेल निकल जाता है। सो ये तो था एक क्विक रिवीजन कि हमने लास्ट क्लास में क्या करा था। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक कॉन्ट्रैक्ट जो दो कंपनियों के बीच में हुआ है कि हमें कोई चीज बनानी है या फिर किसी चीज का कंस्ट्रक्शन करना है हमने, और किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आप पढ़ के यहाँ आए कि पार्टनरशिप के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई दो कंपनी नई फॉर्म हो रही होती है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ये उसी पे ही है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को हम टर्मिनल कॉस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज अ टर्मिनल कॉस्टिंग। इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है? तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, अदर सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स एंड शिप बिल्डिंग, इन सब जगहों पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज होता है। इसका तो ये तो था कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता क्या है, इसको और क्या कहा जाता है, और यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो यूज कहाँ पे होते हैं? बिल्डिंग पे, रोड पे, ब्रिज पे, अदर सिविल इंजीनियरिंग एंड शिप बिल्डिंग, इन सब जगहों पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज होता है। अब हम पढ़ते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग प्रोसीजर क्या है। सो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का प्रोसीजर कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक अकाउंट बनता है, देन हमारे उसके अंदर हमारे डायरेक्ट कॉस्टेस आती हैं, फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट आई होप आपको पता हो। डायरेक्ट वो होती है जो कंपनी के अंदर से होती है, और इनडायरेक्ट जो कंपनी के बाहर से होती है। देन हमारा आता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स ऑफ और प्लांट्स। अगर हम कोई भी अपना मटेरियल या फिर जो प्लांट है वो ट्रांसफर करवा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होता है कि किस कॉन्ट्रैक्ट पे प्राइस होगा। प्रॉफिट और लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, आपको प्रॉफिट हो रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट पे या फिर लॉस हो रहा है। आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि आपके मम्मी पापा या फिर जो डीलर लोग होते हैं वो मकान खरीदते हैं, बिल्डिंग्स खरीदते हैं, बेचते हैं, फ्लैट्स वगैरह। सो वहां पर क्या होता है, पहले आपका एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है, डील वगैरह होती है, यानी कि एक 1% 2% के रूप में दिया जाता है। फिर उसके अंदर डायरेक्ट कॉस्ट आती है, यानी कि जब आपने मकान वगैरह खरीद लिया है, फ्लैट्स खरीद लिया है, तो उससे पहले उसके अंदर जाने के लिए आपको डायरेक्ट कॉस्टेस पे करनी पड़ती है, यानी कि उसको अंदर से फर्निश करवाना पड़ता है अच्छी तरीके से, वाइट वॉश वगैरह सब कुछ होता है वो। इनडायरेक्ट कॉस्टेस, अगर आप बाहर से कुछ सामान लेकर आ रहे हैं, यानी कि आपने अंदर से तो रूम को फर्निश करवा दिया, अब अंदर रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए, या फिर बाहर से आप कुछ अपने फ्लैट्स में कुछ करवा रहे हैं, लाइटिंग वगैरह करवा रहे हैं, टाइल्स वगैरह लगवा रहे हैं, ये अदर कॉस्ट आ गई। देन हमारा होता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स और प्लांट्स। अगर आप कोई भी चीज, अब आप जहां पहले रहते थे वहां से जो सामान था वो सारा सामान लाके आप अपने नए फ्लैट्स में रखेंगे, तो वो हमारा हो गया ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस, यानी कि जब आपने अपना फ्लैट खरीदा तो उसको खरीदते समय कोई ना कोई प्राइस तो रहा होगा भाई। जो फ्लैट आपने खरीदा है वो या तो 40 लाख का हो सकता है, 50 लाख का हो सकता है, तो उसके बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रखा होगा। देन आपका आता है प्रॉफिट और लॉस, यानी कि आपने जो फ्लैट खरीदा उसको खरीदने से आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये भी आप लोग देखते हैं। सो यही चीजें एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में होती है, कंपनी के अंदर होती हैं, यही सब चीजें देखी जाती हैं, और जो बेसिकली हम जनरल लाइफ में भी इसको यूज करते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स क्या होते हैं हमारे इसके अंदर, आगे हम ये पढ़ते हैं। मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर। सो ये क्या है? When materials are issued in excess of requirements, these are returned। यानी कि अगर, अब क्या होता है, कभी कभी हमारा सामान घर पे ज्यादा आ जाता है, जितने की हमें जरूरत नहीं होती है उससे ज्यादा आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसे वापस दे आते हैं। तो यही चीजें यहाँ पर होती है। अगर कोई भी मटेरियल जो है ज्यादा ही प्रोड्यूस हो गया है, या फिर प्रोड्यूस नहीं, सॉरी, ज्यादा ही हमने मंगा लिया है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से रिटर्न कर सकते हैं। एंड सच रिटर्न मटेरियल्स आर क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। और ऐसे मटेरियल्स को हम अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि वो एक रिटर्न है हमारी, हमने उसे वापस कर दिया, वो हमारे पास नहीं आई है।
तो ये तो था एक मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। क्या होता है कि कोई भी अगर एक्सेस आपने कोई भी सामान जो है ज्यादा मात्रा में मंगा लिया है तो आप उसको वापस कर सकते हैं, और उस वापस करी हुई इस रिटर्न चीज का क्या होगा, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। मटेरियल एट साइट क्या होता है, मटेरियल एट साइट इज क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड कैरिड फॉरवर्ड फॉर चार्जिंग अगेंस्ट द नेक्स्ट पीरियड। मटेरियल एट साइट क्या होता है, मैं आपको पहले ये समझाती हूँ। हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कुछ ना कुछ हमारा मटेरियल जो है बच जाता है, तो उसे हम बोलते हैं। अब जैसे कि सीजन्स ले लीजिए आप, गर्मी का सीजन चलता है, फिर सर्दियों का सीजन आता है, तो वहां पर क्या होता है, आप कपड़े लेते हैं। जैसे कि आप कोई दुकानदार वाला है या आप खुद ही एक दुकानदार वाले हो, तो आप जब गर्मी का सीजन आया तो आप गर्मी के कपड़े लेकर आते हैं, जब सर्दी का आया तो सर्दी के कपड़े लेकर आते हैं। तो जैसे गर्मी खत्म होती है तो आपका सीजन भी खत्म होता है। आप उसको मान लीजिए कि आपका एक अकाउंटिंग पीरियड है, यानी कि वो जो अकाउंटिंग पीरियड है आपका वो एंड की तरफ है। तो उस टाइम पे आपका जितने भी कपड़े बच गए हैं गर्मी के, तो आप क्या करोगे, उसे वापस दे दोगे कि हमारा ये माल बच गया है, अब हम सर्दी आ गई तो अब सर्दी के कपड़े लगाएंगे। तो वही सेम चीज यहाँ पर होती है, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर ये क्रेडिट हो जाती है, और ये क्या करती है कि कैरिड फॉरवर्ड हो जाती है नेक्स्ट पीरियड के लिए। यानी कि आप चाहो तो उसे रिटर्न भी कर सकते हो, और अगर आप रिटर्न नहीं करना चाहते तो आप उसको स्टॉक करके रख लीजिए, फिर जब सर्दी आए तो उसका माल ले आइए और उसके कपड़े बेचिए। फिर जैसे दिन आपका गर्मी आए तो जो आपने माल स्टॉक करके रखा था उसको फिर दोबारा से बेच दीजिए। तो ये होता है हमारा क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ये क्या हो जाता है, कैरिड फॉरवर्ड हो जाता है हमारे नेक्स्ट पीरियड के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्लांट। व्हेन प्लांट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड देन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज क्रेडिट। यानी कि एक ऐसा प्लांट जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है अभी, तो हम उसको क्या कर देते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देते हैं। और अगर प्लांट जो है हमारा सोल्ड बिक गया है, कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज अ सेल, यानी कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के कंप्लीट होते होते ही हमारा प्लांट बिक गया, तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डालेंगे, लेकिन एज अ सेल के रूप में डालेंगे कि हमारा। नेक्स्ट है हमारा नोशनल प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट के अंदर हम पार्ट करेंगे। हमारा पहला प्रॉफिट जो होता है नोशनल प्रॉफिट होता है, देन हमारा एस्टिमेट प्रॉफिट होता है। तो इन दोनों प्रॉफिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नोशनल प्रॉफिट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड। साफ साफ बता दिया भाई। नोशनल प्रॉफिट क्या होता है, हमारा डिफरेंस होता है वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड हमारा कितना है, और हमारा कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड कितना है, कितना हमारा वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है और कितना प्रोग्रेस सर्टिफाइड है। एक एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे कि वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड हमारे 10 लाख है, एंड हमने उसमें ऐड करा हमारा कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट सर्टिफाइड, जो अभी सर्टिफाइड नहीं है वो है हमारा 1,50,000। तो टोटल कितना हो गया, 11,50,000। हमने इसमें लेस कर दिया हमारा कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, या फिर कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड, तो वो क्या हो गया हमारा 7 लाख। तो हमारा नोशनल प्रॉफिट निकल गया 4,50,000 का। यहाँ पे हमें वैल्यू वर्क सर्टिफाइड दे रखा था 10 लाख का, कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट सर्टिफाइड का 1,50,000 का, कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट हमने ऐड लेस करी इसमें से, तो हमारा निकल गया। क्यों, क्योंकि हमें बोला था कि ये डिफरेंस है वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड का। सो नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट है एस्टिमेट प्रॉफिट। सो लेट्स मूव ऑन द एस्टिमेट प्रॉफिट। सो ये है हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ओवर द एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो हमारा कितना एक्सेस है एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, यानी कि इसमें सीधे सीधे माइनस होगा। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल, हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 20 लाख का, हमने इसमें से लेस करा टोटल कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, जो हमारी टोटल कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड हो रखी है 12 लाख। देन आपने इसमें लेस करा एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने पे हमारी एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट कितनी लगी, तो वो 6,50,000। इन दोनों को ही माइनस करके हमारा निकल गया एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1,50,000 का। एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है, एक ऐसा प्रॉफिट जो हमने मान रखा होता है कि कंपनी
चाहे हमने अपने सारे खर्चों को हटा करके मान रखा होता है कि कंपनी इतना तो प्रॉफिट अर्न कर ही लेगी, तो वो एक हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है। इसके बाद हमारे कुछ रूल्स होते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट और नॉशनल प्रॉफिट के अंदर, कि हमें कितना परसेंट प्रॉफिट जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अंदर ट्रांसफर करना चाहिए, कितना पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सो वो हम देखते हैं। सो इसमें मेरा पोर्शन ऑफ नोशनल प्रॉफिट और एस्टिमेटेड प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इसका रूल नंबर 1, वर्क सर्टिफाइड अगर हमारा लेस देन है 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जितना भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका 1/4 करेंगे। अगर उससे कम है हमारा वर्क सर्टिफाइड, तो नो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। हमारा कोई भी प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, चाहे वो नोशनल प्रॉफिट हो चाहे वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो, दोनों ही प्रॉफिट हमारे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे। सेकेंड है हमारा कि अगर 1/4 इज ग्रेटर देन वर्क इन प्रोग्रेस एंड लेस देन 1/2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से 1/2 कम हो, उसके आधे से कम लेकिन 1/4 से ज्यादा हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, 1/3 ऑफ प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला कि ट्रांसफर ऑफ पीएनएल अकाउंट इज इक्वल टू नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, फिर से दोहराती हूँ। फर्स्ट में क्या था हमारा कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 करने पर हमारे वर्क सर्टिफाइड 1/4 से भी कम आता है, तो हम कोई प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं करेंगे पीएनएल अकाउंट में। लेकिन अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के आधे से ज्यादा और 1/4 से कम हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, तो हम 1/3 ट्रांसफर कर देंगे। कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जैसे कि नोशनल प्रॉफिट का 1/3 हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो अमाउंट होगी ये हमारी नोशनल प्रॉफिट होगी, तो इसका 1/3 हम अपने पीएनएल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, नोशनल प्रॉफिट जितना है उसका 1/3 और मल्टीप्लाई बाय जितना भी हमें कैश रिसीव्ड हुआ है और डिवाइडेड बाय वर्क जितना भी हमको सर्टिफाइड है। देखो, प्रॉफिट पीएनएल के अंदर ट्रांसफर करने के लिए हमें ये निकालना जरूरी है कि ट्रांसफर कितना होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर होगा भी या नहीं होगा, 1/3 होगा, 2/3 होगा या पूरा होगा, तो वो सब देखा जाता है। थर्ड कंडीशन हमारी, ये हमारी थर्ड कंडीशन है, अगर हमारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 9/10 से कम है लेकिन 1/2 से ज्यादा है। 9/10 से कम है लेकिन 1/2 से ज्यादा है, तो हमारा जो है प्रॉफिट जो ट्रांसफर होगा पीएनएल में वो 2/3 होगा नोशनल प्रॉफिट का, यानी कि ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट इज इक्वल टू नोशनल प्रॉफिट का 2/3। या फिर इसका सेकंड फॉर्मूला है कि ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड और अपॉन में वर्क सर्टिफाइड जितना हुआ है हमारा। फिर हमारा फोर्थ है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नियर टू कंप्लीशन, यानी कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन के नियर है, यानी कि उसकी वैल्यू 9/10 से भी ज्यादा की आती, तो हमारा क्या होगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। इन सभी फॉर्मूले में से हम किसी एक फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जितना भी हमारा वर्क सर्टिफाइड है डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। फिर सी है हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क। फोर्थ है हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट अपॉन में एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड। अब अगर आप बोलोगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो चारों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया गया है। फिफ्थ एंड लास्ट कंडीशन हमारी ये है कि लॉस ऑन एन अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर हमारे पास कोई लॉस हो जाता है तब हम क्या करेंगे। तो लॉस ऑन अनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इट इज ट्रांसफर इन फुल टू पीएनएल अकाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट जो है हमारे पीएनएल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज क्या है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कौन सी स्टेज पे है, कितना पैसा आ गया, कितना नहीं आया, इट डजेंट मैटर। जितना भी लॉस होगा सारा का सारा पीएनएल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर
हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी थ्योरी का पार्ट सारा कवर अप होता है। एक सेकेंड, लास्ट पॉइंट बच रहा है कि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो ये क्या होता है, द कॉन्ट्रैक्ट इन विच द प्राइस इज नॉट फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते ही हमारी जो है कॉस्ट पता नहीं चलती है, यानी कि एक प्राइस फिक्स नहीं होता है कि कितना प्राइस रखा जाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि खर्चा कितने आने वाला है। जैसे कि आप अगर डैम बनवाते हो, कोई पावर हाउस का कंस्ट्रक्शन करवाते हो, न्यूली डिजाइन शिप्स है, तो उसके अंदर हमें पता ही नहीं है कि क्या कितनी कॉस्ट आने वाली है। तो उसी को ही हम बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम के टाइम बाद कॉस्ट जो है ऐड होती चली जाती है। तो कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है कि कितने का वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट होते हुए नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मिलेगी। मैक्सिमम से मैक्सिमम में इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि पिछले वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा सिर्फ एक एक या दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवा के ही रुक जाती हूँ। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर थ्योरी समझ में आएगी तो ही आपको आगे कुछ आप उस चीज़ को प्रोसीड कर पाएंगे। इसका थ्योरी में मेन पार्ट ये है कि थ्योरी तो आपको याद करनी है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर है किसी कॉन्ट्रैक्टिंग आर्किटेक्ट के द्वारा, एंड एक कॉन्ट्रैक्टी जब तक आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं बोलेगा तब तक हम इस वर्क सर्टिफाइड नहीं मानते हैं। इसके अंदर इंक्लूड्स एन एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट, इसके अंदर हमारा प्रॉफिट को भी इंक्लूड किया जाता है, एंड इसे हम अपने यानी कि हम इसे अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में एज अ प्रॉफिट के रूप में ऐड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्क अनसर्टिफाइड, दैट पार्ट वहां पर तो हमारा वर्क सर्टिफाइड था, यहाँ पर वर्क इन सर्टिफाइड है, अनसर्टिफाइड है, यानी कि जहां पर हमारा काम अप्रूव नहीं हुआ है आर्किटेक्ट और इंजीनियर के द्वारा, वहां पर हमारा काम अप्रूव्ड हुआ था, यहाँ पर हमारा काम अप्रूव नहीं हुआ है, तो इसे हम एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट के रूप में इसे ऐड नहीं करेंगे, ये इंक्लूड नहीं होगा। बोथ आर अपीयर्ड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और वो दोनों वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड दोनों के दोनों हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में होते हैं, एंड एसेट साइड्स ऑन बैलेंस शीट के अंदर हमारे एसेट्स साइड में होते हैं। रिटेंशन मनी एंड कैश रेशियो, ये क्या होता है? सो इफ द कॉन्ट्रैक्ट्स मे पे अ फिक्स्ड परसेंटेज say 80% or 90% of the work certifies, then this ratio is known as cash ratio। यानी कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टी जो है हमें एक फिक्स परसेंटेज देता है, जिसे हम 80% या 90% बोलते हैं अपने वर्क सर्टिफाइड के अंदर, तो हम उसे कैश रेशियो बोलते हैं। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से खत्म होते होते वो हमें ये अमाउंट देता है कि 80% उसने दे दिया, 90% उसने दे दिया, तो वो एक कैश रेशियो होता है, एंड इट इज कंपलसरी टू पे द फुल अमाउंट। यहाँ पर हमारा क्या होता है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का कंपलसरी होता है कि वो फुल अमाउंट पे करे, वो सिर्फ 80 और 90% पे ही दे के नहीं जा सकता, उसे पूरी की पूरी अमाउंट पे करनी पड़ती है। एंड द बैलेंस अमाउंट नॉट पेड इज नोन एज रिटेंशन मनी, और जो अमाउंट उसने पे नहीं करी होती है उसे हम रिटेंशन मनी कहते हैं। यानी कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट के बाद में 90% अमाउंट अपना पे कर दिया है, तो बाकी का जो 10% है वो हमारा एज अ रिटेंशन मनी के रूप में कहा जाता है। क्रेडिट फॉरवर्ड नहीं कर सकते नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि हमारा प्लांट सेल हो चुका है। बट अगर हमारा प्लांट सेल नहीं हुआ है और हमें अभी उसकी जरूरत नहीं है, तो हम उसको क्रेडिट में डाल देते हैं कि टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर। बी क्या है हमारा इसी पॉइंट में बी, व्हेन प्लांट इज सेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड देन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज डेबिटेड। यानी कि अगर हमने अपने प्लांट को किसी और पार्टी को दिया हुआ है एक छोटे से समय के लिए, तब हम हमारा वहां पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि वो प्लांट हमारे पास कुछ समय बाद वापस आ जाएगा। तो जो चीज वापस आने वाली है तो हम उसको क्रेडिट क्यों करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो है डेबिट हो जाएगा। एक और पॉइंट है कि व्हेन अ प्लांट इज हायर्ड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट देन चार्ज ऑफ हायर ऑफ प्लांट इज डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। यानी कि अगर हमने अपना प्लांट कहीं पर किराए पे दे रखा है, तो वहां उस किराए का जो पैसा आएगा, जो रेंट आएगा हमारे पास अपने प्लांट का, तो वो वाला जो रेंट होगा वो भी हम क्रेडिट अकाउंट के अंदर डेबिट करेंगे एज अ चार्ज ऑफ हायर के रूप में। हम वहां पे लिखेंगे कि हमारे प्लांट का ये हायर चार्ज है, ये हमारा वेजेस है, एक तरह का रेंट है जो कि हमारे प्लांट से हमको मिला है, तो ये डेबिट होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमको
अपने प्लांट की जरूरत नहीं है तो हम उसको क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट में कर देंगे। लेकिन अगर हमारा प्लांट बिक जाता है कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होते होते, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे एज अ सेल के रूप में। और बी क्या है कि अगर हमारा प्लांट जो है किसी शॉर्ट पीरियड के लिए किसी को हमने दे रखा है ऐसी एज अ गिफ्ट के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो हम वहां पे डेबिट करेंगे। लेकिन अगर हमने अपना प्लांट किसी को दे रखा है एज अ लॉन्ग पीरियड में, तो वहां पर हमारा चार्ज लगेगा। हमें उस प्लांट से अगर रेंट मिल रहा है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये तो हमारा कुछ थी कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स के अंदर कुछ टर्म्स थी हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर, जो याद रखनी पड़ती है और याद रखनी चाहिए भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है, आगे काम आती है। अगला है हमारा कुछ टर्म्स है हमारी, वो हम आपको आगे प्रोसीड करते हैं। आगे है हमारा सब कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये क्या होता है, वर्क फॉर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर फॉर विच फैसिलिटीज आर नॉट इंटरनली अवेलेबल इज ऑफर्ड टू अ सब कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर का हम वर्क कर रहे हैं जिसके अंदर हमें किसी भी प्रकार की कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं है, फॉर विच फैसिलिटीज आर नॉट इंटरनली अवेलेबल इज ऑफर्ड एज अ सब कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर हम कोई भी चीज बनाते हैं तो उसके लिए अगर हमें किसी भी स्पेशल चीज की जरूरत होती है जो हमारी कंपनी के अंदर नहीं बनाई जाती, तो उसको हम एज अ सब कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में हम उसको बोलते हैं, जो हम बाहर से मंगवाते हैं, जो हमारे कंपनी के अंदर इंटरनली अवेलेबल नहीं होती है। जैसे कि कोई स्टील वर्क हो रहा है, हमारा ग्लास वर्क हो रहा है, या फिर कोई पेंटिंग करी जा रही है, तो वो सब चीजें हमारे सब कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आती है। एंड सच वर्क आर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इन वर्क को हम अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को हम अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर ऐड करेंगे और कौन से को नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट है हमारा पेमेंट बेस्ड ऑन आर्किटेक्ट्स सर्टिफिकेट। 50% प्रैक्टिकल से पूछा जाता है। इसका मेन जो प्रैक्टिकल में यूज होगा वो आपका इसी का यूज होगा कि कितना परसेंट जो है, कितना पार्ट 1/3, 2/3 या पूरा का पूरा हमें P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है या नहीं करना। बस इतना ही निकालने की जरूरत है, इतना याद करने की जरूरत है। बाकी फिर क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि फॉर्मेट्स वगैरह सब कुछ सेम ही है। सो आई होप अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। In case of small full payment usually made in the completion of the contract, ये क्या होता है, इसकी फुल पेमेंट तभी मिलती है जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तब। बट इन केस ऑफ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स, इफ पेमेंट इज नॉट रिसीव अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट पेमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। यानी कि दो केसेस होते हैं कि एक लार्ज सम के लिए, देखो पहले क्या होता है कि अगर हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की पूरी अमाउंट हमें मिल चुकी है तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में शो करेंगे। बट कोई कोई लार्ज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होते होते भी हमें उसकी पेमेंट नहीं मिली हुई है, तब हम क्या करेंगे, उसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना। उसके बाद है हमारा वर्क सर्टिफाइड। इज दैट पार्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस विच proved by the certificates architect includes on element of profit। ये एक ऐसा वर्क इन प्रोग्रेस है जो कि